अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या ये बात हैरान करने वाली नहीं है कि इतिहास में सिर्फ दो ही लोगों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला है? बिल्कुल। और या फिर ये तथ्य कि हम आम जिंदगी में जो अपना वजन किलो में नापते हैं ना, विज्ञान की भाषा में वो पूरी तरह से गलत है। एकदम गलत है। हाँ। तो आज के इस डीप डाइव में ऐसे ही कई मिथक टूटने वाले हैं और तथ्यों के पीछे का असली विज्ञान और इतिहास सामने आने वाला है। इस सफर की शुरुआत पिछले सेट के एक बहुत ही तेज रैपिड फायर रिवीजन के साथ की जाए तो दिमाग की कुर्सियों की पेटी बांध लेना बेहतर होगा। सबसे पहले कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव का है। एकदम सही। और क्रिकेट के T20 मैचों में पावर प्ले कितने ओवर का होता है? सही जवाब है 6 ओवर का। हाँ, 6 ओवर। और इसीलिए 24 अक्टूबर को UN डे मनाया जाता है। बिल्कुल। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कहाँ से होती है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। ये त्वरित रिवीजन बहुत शानदार है क्योंकि मतलब ये दिखाता है कि कला, खेल, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और बुनियादी सामान्य ज्ञान सभी मोर्चों पर तैयार रहना कितना जरूरी है। सही कहा। चीजों को बार बार दोहराने से वे हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं। एकदम सही। और कला की बात चली है तो PDF सीधे भारतीय कला और संस्कृति में गहराई से उतरती है, खासकर कथकली और हमारे शास्त्रीय नृत्यों पर। यहाँ PDF में एक बहुत ही सीधा MCQ दिया गया है। हाँ, बताइए। सवाल: 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कवंगल फैमिली के प्रतिष्ठित वंशज कौन हैं? जवाब: चतुन्नी पणिक्कर। और ये याद रखना दिलचस्प होगा कि इन्हें 2006 में पद्मश्री मिला था। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और बहुत चर्चित कथकली कलाकार हैं, जैसे P नारायण मेनन और सदनाम P बालकृष्णन, जिन्हें 2024 में ही पद्म विभूषण से नवाजा गया। जी, ये बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन मेरे लिए यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मतलब विदेशी कलाकार भी इसमें पीछे नहीं है। इटली की मिलीना सालिनीनी और ऑस्ट्रेलियाई कथकली की जननी कही जाने वाली लुइस लाइटफुट ने भी इस कला को अपनाया। अरे वाह। वैसे इस नृत्य का शुरुआती स्टेप केलुकट्टू या ढोल कहलाता है। What's fascinating here is, ये सिर्फ एक नृत्य नहीं है, ये एक पूरी जीवित परंपरा है। जब इन कलाकारों के सम्मान की बात आती है तो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों का क्रम समझना जरूरी हो जाता है। वो तो है। सबसे ऊपर आता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और अंत में पद्मश्री। और अगर भारत के शास्त्रीय नृत्यों का एक मानसिक मैप बनाया जाए ना, तो उत्तर भारत में कथक है, जिसका अर्थ ही स्टोरी या कथा कहना है। पूर्व की ओर जाने पर असम का सत्तरिया मिलता है, जो 500 साल पुराना है। 500 साल? हाँ, ये भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक जीता जागता नक्शा है। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प एनालॉजी दिमाग में आ रही है। जैसे T20 के 6 ओवर का पावर प्ले पूरे मैच का मोमेंटम सेट करता है, वैसे ही इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के कलाकारों का भारत आके कथकली सीखना भारत के सॉफ्ट पावर का असली पावर प्ले था। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और इसी सॉफ्ट पावर से आगे बढ़कर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मंच और ग्लोबल गवर्नेंस की ओर बढ़ें तो PDF हमें संयुक्त राष्ट्र यानी UN के अंगों की ओर ले जाती है। हाँ, और इसी अंतर्राष्ट्रीय मंच को लेकर एक बहुत ही ट्रिकी MCQ दिया गया है। अच्छा। सवाल: संयुक्त राष्ट्र के अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? जवाब: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि द हेग नीदरलैंड्स में है। हाँ, लेकिन एक मिनट, यहाँ एक उलझन है। अगर UN का पूरा मुख्यालय न्यूयॉर्क में है तो इस सबसे बड़ी अदालत को उठकर नीदरलैंड्स में क्यों भेज दिया गया? अजीब नहीं है? अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का कारण बहुत तार्किक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 जज होते हैं और उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अच्छा। इसे जानबूझकर न्यूयॉर्क की रोजमर्रा की राजनीति से दूर यूरोप के एक शांत शहर में रखा गया है ताकि इसकी तटस्थता बनी रहे। मेक सेंस। और अगर UN महासचिवों की टाइमलाइन देखी जाए तो ट्रिगवैली, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनसे लेकर डैग हैमरशोल्ड तक की कहानी बहुत गहरी है। डैग का 1961 में हवाई दुर्घटना में निधन हुआ था। और PDF में यहीं पर वो हैरान करने वाला तथ्य है जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। डैग हैमरशोल्ड को मरणोपरांत नोबेल मिला था। जी। पूरे इतिहास में केवल 2 ही लोगों को मरणोपरांत नोबेल मिला है। फिर यूथांट आए, जो पहले एशियाई बने,
और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस ये पद संभाल रहे हैं। बिल्कुल, दुनिया के सबसे बड़े मंच के लीडर से लेकर अपने ही देश के सर्वोच्च सम्मान की बात करना एक स्वाभाविक बदलाव है। अब पीडीएफ सीधे भारत रत्न की मास्टर क्लास की ओर मुड़ती है। ओहो, ये हिस्सा तो सच में बहुत शानदार है। यहाँ एक और सवाल मौजूद है। सवाल, किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न मिला? जवाब, राजीव गांधी, जिन्हें 1991 में ये सम्मान दिया गया। बिल्कुल। और इसके प्रथम प्राप्तकर्ताओं की लिस्ट तो सुनिए। 1954 में शुरुआत, पहले मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री, पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे नेल्सन मंडेला। हाँ, नेल्सन मंडेला। सबसे युवा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, जिन्हें 40 वर्ष की उम्र में मिला। और 100वें जन्मदिन पर धोंडो केशव कर्वे जी को। अगर हम इसे बिगर पिक्चर से जोड़ें तो 2024 के प्राप्तकर्ताओं पर नजर डालना जरूरी है। पीवी नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी जी। हाँ, औरों का भी बड़ा योगदान है, जैसे MS सुब्बुलक्ष्मी, लता मंगेशकर। यह सम्मान समाज के हर उस वर्ग को मान्यता देता है जिसने इस देश की आत्मा को गढ़ा है। बहुत खूब। भारत के इन महान लोगों के निर्माण से अब उस भूगोल की ओर चलते हैं जिसने इस विशाल देश को आकार दिया है। चर्चा सीधे नदियों, आबादी और भारत की नसों की ओर बढ़ती है। यहाँ जल मार्गों पर एक सवाल है। बताइए। सवाल, कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल के माध्यम से संपर्क प्रदान करता है? जवाब, नेशनल वाटरवे 2, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है और 891 किलोमीटर लंबा है। सही है। इसमें अन्य जलमार्गों का भी जिक्र है, जैसे NW1 सबसे बड़ा है और NW69 सबसे छोटा है। और इसी के साथ आबादी पर भी एक सवाल है। सवाल, 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जवाब, 68.84%। मतलब लगभग 69%। इस डेटा को समझना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है, क्योंकि वहां का पहाड़ी इलाका बड़े शहरों के विस्तार को रोकता है। लॉजिकल है। लेकिन जो चीज इस देश को एक धागे में पिरोती है, वो है क्रिकेट। और यहाँ पीडीएफ में एक बहुत ही शानदार MCQ है। सवाल, पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच कब आयोजित हुआ? जवाब, 1976 में बेंगलोर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। हाँ, 1976 में। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारतीय महिला टीम ने 1973 में ही पहला वर्ल्ड कप खेल लिया था, पुरुषों से पूरे 2 साल पहले। दिस इज फैसिनेटिंग। इतिहास अक्सर पुरुषों के नजरिए से हावी रहता है। पुरुषों की टीम ने 1932 में पहला टेस्ट खेला, CK नायडू की कप्तानी में। लेकिन महिलाओं का इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। महिलाओं की डबल सेंचुरी का ट्रिविया ही ले लीजिए। मिताली राज, जिन्हें लेडी तेंदुलकर कहा जाता है, उनकी किताब अनगार्डेड है। ये सब खेल के इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा है। जब किताबों की बात चली निकली है तो पन्नों पर लिखे गए इतिहास की ओर बढ़ना तार्किक होगा। यहाँ एक सवाल है। सवाल, सल्ट्री डेज पुस्तक के लेखक कौन है? जवाब, शोभा डे। और भी कई किताबें हैं इसमें। हाँ, मैं लिस्ट तेजी से पढ़ देता हूँ। अनुजा चौहान की द जोया फैक्टर, अमृता प्रीतम की पिंजर, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, मेगन मार्कल की द बेंच और तस्लीमा नसरीन की लज्जा। ये सभी किताबें समाज का आईना है। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी किताब की बात की जाए ना, तो वो हमारा अपना संविधान है। बिल्कुल। और यहाँ संविधान सभा को लेकर एक सीधा सवाल है। सवाल, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया? जवाब, कैबिनेट मिशन 1946। इस संविधान के बनने की ये यात्रा किसी कहानी से कम नहीं है। 9 दिसंबर 1946 से शुरू होकर 26 जनवरी 1950 तक का सफर। समितियों के नाम देखिए। सरदार पटेल प्रांतीय समिति संभाल रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम समिति, नेहरू जी संघ शक्ति और BR अम्बेडकर प्रारूप समिति। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया में 15 महिलाओं का शामिल होना और एक गैर कांग्रेसी BR अम्बेडकर जी की उपस्थिति, ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। संविधान सभा ने आजादी के बाद का खाका खींचा, लेकिन आजादी छीननी कहाँ से शुरू हुई थी? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। पीडीएफ हमें आधुनिक इतिहास की ओर ले जाती है। सवाल, किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? जवाब, अंग्रेजों ने 1613 में स्थायी रूप से। हाँ। और एक और सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने प्रदान की? जवाब, शाह आलम द्वितीय ने बक्सर युद्ध के बाद। इन कंपनियों के आने का क्रम बहुत कुछ समझाता है। डच, फिर अंग्रेज, डेनिश और अंत में फ्रांसीसी।
लेकिन अंग्रेजों ने कब्जा कैसे किया? अपनी कूटनीति से। बिल्कुल। प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला वर्सेस क्लाइव और फिर बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। इन युद्धों के परिणाम जैसे इलाहाबाद की संधि, इसने सब कुछ बदल दिया। और इन युद्धों के दौरान जो स्वतंत्र राज्य बने उन पर भी सवाल है। सवाल, अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? जवाब, फैजाबाद। सही। अन्य संस्थापक भी हैं जैसे हैदराबाद के निजामुल मुल्क और मैसूर के हैदर अली। और यहाँ एक और एमसीक्यू है। सवाल, प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? जवाब, X/शापेल की संधि। इसके साथ आंग्ल मैसूर युद्धों और टीपू सुल्तान की 1799 में मृत्यु का जिक्र भी इतिहास का एक अहम पन्ना है। इन युद्धों के बाद जो भारत का नक्शा बना उसका क्षेत्रफल कैसा है? यहाँ स्लाइड 11 में सवाल है। सवाल, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम क्या है? जवाब, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अंत में उत्तर प्रदेश। डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ। और सवाल, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? जवाब, लक्षद्वीप, जो सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर है। और दोस्तों, पड़ोसी देशों की सीमाओं को याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक शेयर की गई है पीडीएफ में। बचपन में MBA। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। हाँ, B से बांग्लादेश जिसकी सीमा सबसे लंबी है और आखिरी में A से अफगानिस्तान जिसकी सीमा सबसे छोटी है। इस विशाल क्षेत्रफल को चलाने के लिए एक बेहद मजबूत अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। अब देखिए, सवाल है। मैं पढ़ देता हूँ। सवाल, सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? जवाब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI, जो इंपीरियल बैंक से 1955 में बना। और रिजर्व बैंक पर भी सवाल होगा। हाँ ना। सवाल, RBI का कार्य क्या नहीं है? जवाब, पब्लिक से सीधे जमा स्वीकार करना। क्योंकि वो बैंकों का बैंक है। RBI की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन के तहत हुई थी। और एक बहुत ही काम का तथ्य, 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और बाकी करेंसी प्रेस और टकसाल की लोकेशंस भी इसी ढांचे का हिस्सा हैं। ये तो हुई मैक्रो इकोनॉमी की बात, लेकिन ग्रामीण विकास के लिए क्या है? सवाल, कृषि वित्त के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी है? जवाब, नाबार्ड, जो 1982 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर बनी थी। और नरेगा यानी मनरेगा के तहत 100 दिन की रोजगार गारंटी का जिक्र भी अहम है। ग्रामीण विकास के इस मैक्रो लेवल से हटकर अब साइंस के माइक्रो लेवल और फिर सीधे 2024 के करंट अफेयर्स पर छलांग लगाते हैं। बिल्कुल, साइंस वाला पार्ट बहुत जरूरी है। यहाँ एक सवाल है। सवाल, भार की SI इकाई क्या है? जवाब, न्यूटन। और द्रव्यमान की किलोग्राम। हाँ, और मेरे लिए ये सच में एक आहा मोमेंट था। मतलब हम हमेशा अपना वजन किलो में बताते हैं जबकि असली यूनिट न्यूटन है। और हाँ, पदार्थ की 5 अवस्थाओं का भी जिक्र है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन संघनन। भौतिक विज्ञान से जीव विज्ञान की तरफ बढ़े तो सवाल, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जवाब, ऑर्निथोलॉजी। अन्य शाखाएं जैसे हर्पेटोलॉजी, साइटोलॉजी आदि भी हैं। साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। और कोशिका पर एक सवाल, कोशिका की आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? जवाब, लाइसोसोम। इसके पीछे का क्यों समझना जरूरी है। जब कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। वाओ! और अब 2024 के करंट अफेयर्स का अपडेट। जी। 2024 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने जीता। बुमराह मैन ऑफ द सीरीज रहे, विराट कोहली मैन ऑफ द मैच। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का भी अपडेट है। और पद्म पुरस्कार 2024 के पद्म पुरस्कारों में कुमुदनी लखिया जी कथक के लिए, शारदा सिन्हा जी जिन्हें बिहार कोकिला कहा जाता है, और R अश्विन का भी जिक्र है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नए वन्य जीव अभयारण्य का तथ्य भी शामिल है। ये सब कनेक्ट करना ही असली पढ़ाई है। बिल्कुल। और दोस्तों, अंत में आप सबके लिए एक होमवर्क सवाल है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका जवाब आपको खोजना है। और हाँ, PDF में दिए गए उस मोटिवेशनल कोट को मत भूलिए। इस लक्ष्य के लिए आप क्या क्या छोड़ सकते हैं? सब कुछ त्याग दीजिए, यू विल अचीव। क्या बात है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के डॉट्स कनेक्ट करें ना, तो सोचकर देखिए, 1613 में सूरत की छोटी सी फैक्ट्री से शुरू होकर आज भारत की इकोनॉमी और विज्ञान बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट तक पहुंच गया है। इतिहास और भविष्य
दोनों आपके सामने हैं, बस आपको उन्हें कनेक्ट करना है। क्या बात है, एकदम दमदार विचार। और इसी विचार के साथ जय हिंद, जय भारत।